हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से और रापचिक तरीके से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बेटा सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इनकी रिवीजन्स भी जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अभी तक अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन शॉट वीडियोस, तो प्लेलिस्ट बेटा हम लोगों ने बना रखा, प्लेलिस्ट को विजिट करिए और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो है वो सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में, तो सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। देखते हैं कितने बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए ईमानदार हैं और कितनी मेहनत से जो है क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में वो देते हैं। देखिए सेक्शन ए आता है हमारा। सेक्शन ए में हमारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कितने बच्चे इन क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाते हैं भैया। चलिए, ओहो बहुत सुंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत सुंदर। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना। आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स पर एम्पियर इनवर्स। नेक्स्ट आपका है न्यूटन मीटर की पावर -2 एम्पियर की पावर -2। थर्ड ऑप्शन आपका न्यूटन मीटर की पावर -2 एम्पियर की पावर -1। एंड नेक्स्ट आपका है न्यूटन मीटर की पावर -1 और एम्पियर की पावर -2। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा है। डायरेक्टली अगर पूछता तो डायरेक्टली इसका जो मात्रक होता है बेटा, ये होता है टेस्ला। वैसे ऐसा ही सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो टेस्ला को इनमें से किस तरीके से लिखा जा सकता है ये आपसे पूछा है। तो किससे निकालेंगे? सिंपल सा, आपने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा बेटा, F = μ0/4π I1 I2 R × L। ठीक, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि दो चालक तारों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, उस बल के आधार पर यहां पे इसका फॉर्मूला यूनिट जो है वो ड्राइव किया जाएगा। ठीक, क्या यूनिट आएगा इसका? चेक करते हैं। देखिए या आप इसको यहां से निकालो। चलिए एक दूसरा फॉर्मूला मैं बताता हूं, आप इस दूसरे फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर ड्राइव करिए। ठीक, फॉर्मूला है आपका F = सिंपल लिखते हैं विल साइन थीटा। क्या लिखते हैं? विल साइन थीटा। तो यहां से अगर हम B निकालेंगे बेटा, तो B हो जाएगा F/IL साइन थीटा। देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, एम्पियर करंट का मात्रक होता है एम्पियर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो ये आपका जाएगा न्यूटन एम्पियर की पावर -1 मीटर की पावर -1। ये टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो आपका हो जाएगा न्यूटन एम्पियर की पावर -1 मीटर की पावर -1। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा कौन सा सही है भैया? फर्स्ट सही है, ये सही है। देखो न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिया है वो सही है 101%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नाभिक चैप्टर से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं बेटा। आपको इसकी त्रिज्या निकालना है। क्या कह रहे हैं? नाभिक AL 13 AL 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक 52 TE 125 की त्रिज्या है। कितना होगा? 8 फर्मी, 5 फर्मी, 6 फर्मी या 4 फर्मी? आपको इसका रेडियस बताना, त्रिज्या बताना भैया, त्रिज्या बताना है। ओहो सर कैसे करना है? तो हमने कहा सबसे पहले गैस करो कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन सही होगा कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए जल्दी से। कितने बच्चे सही आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट लिखिए भैया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। अच्छा चलो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो सिंपल फॉर्मूला यूज होता है, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है आपका R = R0 × A⁴ A⁴
1/3। इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, ये नाभिक की त्रिज्या का सूत्र है बेटा। देखो एल्यूमिनियम के लिए इसका जो परमाणु क्रमांक है, सॉरी द्रव्यमान संख्या 27 है। द्रव्यमान संख्या कितना है भाई 27। तो हमने कहा एल्यूमिनियम के लिए R1 दैट इज R0 27 की घात 1/3। हमने कहा यहां पे इस Te के लिए इसका द्रव्यमान संख्या कितना है 125 है। तो इसका लिए अगर त्रिज्या लिखेंगे R2 तो ये लिखा जाएगा R2 इज इक्वल टू R0 125 की घात 1/3। हमने कहा इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, देखो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना है, एल्यूमिनियम की जो त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या कितना देखा 3.6 फर्मी है। तो 3.6 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू, देखो 27 की घात 1/3, 27 की घात 1/3 इसका मतलब हो गया कि 27 का घनमूल। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं 27 का घनमूल क्या होता है, जल्दी से बताइए। ओहो बहुत बढ़िया, इसका घनमूल होगा बेटा 3। और 125 का घनमूल कितना होता है, 125 का घनमूल होता है 5। 125 का घनमूल कितना होता है बेटा 5 होता है। तो यहां से अगर हम R2 निकालेंगे तो 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणा 3.6/3, 3 से इसको भाग करेंगे तो 1.2, 12 12 50 60, तो ये 6.0। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा बेटा ये होगा 6 फर्मी। कितना होगा भैया 6 फर्मी। 6 फर्मी जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है वो करेक्ट है, 6 फर्मी इसका आंसर है। सिंपल सा इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। याद रखिए फॉर्मूला शीट हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने फॉर्मूला शीट अभी तक डाउनलोड नहीं करा बेटा, प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक है, आप जाइए और फॉर्मूला शीट वाला जो वीडियो है उसको देखिए। उसके अंदर सारे फॉर्मूलेज हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मूलेज दिए हैं बेटा मैंने। चैप्टर वाइज मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया था, कम से कम 6 से 7 घंटे तो केवल उस फॉर्मूला शीट को बनाने में लगा मुझे, और उसके बाद वीडियो बनाने में 1 घंटे का मेहनत उसमें लगा, एडिटिंग करने का भी मेहनत लगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, जाके इस वीडियो को देखिए, उसको उसमें से फॉर्मूलेज को नोट करिए, पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए एंड देन सारे फॉर्मूलेज को याद करिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चंस आपके मिनटों का था, बस मिनटों में आप इस क्वेश्चन को उड़ा देते थे, मिनटों में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गौ, आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। ओहो बहुत ही प्यारा सा सुंदर, बहुत ही रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है भैया। यहाँ पे पूछा कौन से संरक्षण का नियम का उपयोग होता है आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में। आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की हम बात करें कि किसी आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है, किसी आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है भैया वो क्या होता है, आपतित फोटोन की ऊर्जा k प्लस वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भैया, योग के बराबर होता है। तो आपतित फोटोन की एनर्जी h न्यू, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ mv² इज इक्वल, सॉरी प्लस वर्क फंक्शन होता है आपका h न्यू नॉट। इसी इक्वेशंस को सिंपली हम बोलते हैं आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। और इसी इक्वेशंस के बेसिस पे आपको आंसर करना है कि ये जो इक्वेशंस है ये किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। पहला आपका ऑप्शन है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, तीसरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और नेक्स्ट आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ओहो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही रसगुल्ला सा क्वेश्चन है। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट लिखिएगा बेटा, बातें मत करिए, आंसर लिखिए जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में। देखते कितने बच्चा सही आंसर दे पाते, कितना बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते कमेंट सेक्शन में। जल्दी से दीजिए, इसका सही आंसर होगा बेटा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा। ओहो एनर्जी बहुत है आज एनर्जी बहुत है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे जो हम इक्वेशंस में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि जितना भी एनर्जी फोटोन ने दिया मेटल सरफेस को, उसमें से वो एनर्जी यूटिलाइज हुआ काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन के फॉर्म में, कार्य फलन के रूप में उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है। इसीलिए जो आपका यहाँ पे आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये किस सिद्धांत पर आधारित है बेटा, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन अल्टरनेटिंग चैप्टर से लिया गया है, अल्टरनेटिंग चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है भैया, जल्दी से खाओ इसको। क्या है, यदि किसी एलसीआर परिपथ में VL, VR, VC और V0 क्रमशः प्रेरक प्रतिरोध संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टता के पाठ्यांक हो, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो VO होगा वो VL प्लस VR प्लस VC के बराबर होगा, VO जो है वो VL माइनस VC प्लस VR के बराबर होगा, या VO जो है वो VL का स्क्वायर VR का स्क्वायर प्लस VC के स्क्वायर के बराबर होगा, या VO का स्क्वायर इज इक्वल टू VL
माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। एलसीआर परिपथ का क्वेश्चन है। किस परिपथ का क्वेश्चन है भैया? एलसीआर परिपथ, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ओहो सेम सर, एलसीआर। कौन से परिपथ का क्वेश्चन है? एलसीआर परिपथ का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, बढ़िया सा क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, एलसीआर परिपथ इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। आपने यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया एसी सोर्स का, इसका पोटेंशियल कह रही है V0 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल VL है, इसके क्रॉस VC है, इसके क्रॉस VR है। तो इन चारों में सही रिलेशन क्या है? इन चारों में सही रिलेशन क्या है? रिलेशन आपसे पूछा, संबंध आपसे पूछा है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा संबंध यहाँ पे है। ये होता है VO इज इक्वल टू रूट ऑफ VR का स्क्वायर। चलिए रूट हटा के इधर स्क्वायर लिख दीजिए, रूट हटा दीजिए और स्क्वायर लिखिए। ओहो बहुत बढ़िया, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ओहो, ये है आपका सही रिलेशन होता है इन तीनों विभवांतर के बीच में। क्या होता है? VO का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC या VC माइनस VL आप यूज कर सकते हैं, दोनों संबंध यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये जो आपका ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4। जिन बच्चों ने सही ऑप्शन 4 लिखा है वो सही है, उनको पूरे नंबर मिलेंगे और बाकियों के नंबर कटेंगे, -1 होंगे। ओहो सुंदर 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 है। चलिए बहुत बढ़िया, सही, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मजा आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉ नंबर है, निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम तथा N2 सेल के पदार्थ का अपवर्तनांक है? किसका अपवर्तनांक है? देखिए N1 जो है वो माध्यम का अपवर्तनांक है, N2 जो है वो सेल के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और आपको यहां से बताना है कि कौन कौन सा सही है। इसके रिलेशंस दे रखा है, N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2। ओहो, एक सुंदर सा रिलेशन यहाँ पे दे रखा है कि N1 जो है वो N2 से ग्रेटर है। इसका मतलब माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि लेंस को हमने एक ऐसे माध्यम में डुबो रखा है, एक ऐसे माध्यम में उसको डुबोया है जिस उस माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा। अगर ऐसे स्थिति होता तो यहाँ पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, बहुत ही मोस्ट एंड पावरफुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। जिन बच्चों को पता है इसका कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बेटा, जल्दी से लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से गर्दा उड़ाएंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से उठाइए जल्दी से। देखिए यहां पे N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, इसका मतलब जब भी, देखिए 3 कंडीशंस बताता हूं मैं यहां पे। पहला कंडीशंस, अरे भैया पेन चल जाओ, ओहो बहुत सुंदर, ठीक है। देखिए 3 कंडीशंस बताता हूं यहां पे। पहला, जब N1 N2 के बराबर होगा, N1 N2 के बराबर होगा, लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा, तो उस केस में क्या होता है बेटा? उस केस में लेंस जो है वो एक शीट के जैसा बिहेव करता है, शीट के जैसे बिहेव करता है, ये शीट के जैसा बिहेव करेगा। तो उस केस में क्या होगा बेटा? अगर लेंस पे क्या होता है, देखिए सिंपली कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, कोई भी लेंस है भाई, दोनों लेंस के केस में, दोनों, अरे सॉरी भैया, दोनों लेंस के केस में अगर प्रकाश की किरणें आती है तो ये सीधे निकल जाएगी, सीधे आएगी, तो आपतित होगी तो ये सीधे निकल जाएगा, क्योंकि ये शीट के जैसा बिहेव करेगा, एक पतले से शीट के जैसा बिहेव करेगा, तो जितनी भी किरणें उस पर आपतित होंगी वो सीधे निकल जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट लिखिए, इसको नोट करिए भैया। सेकंड कंडीशन आता है कि N1 अगर N2, सॉरी सेकंड कंडीशन यहां पे बनता है कि N1 इज लेस देन N2, N1 इज लेस देन N2। एक ऐसे माध्यम में हमने लेंस को रखा है या एक ऐसे पदार्थ के अंदर हमने लेंस को डुबोया है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, मतलब लेंस डेंसर है, बाहर वाला मीडियम जो है वो आपका रेयर है, मतलब विरल माध्यम है। तो इस केस में क्या होता है बेटा? जैसे उत्तल लेंस पे अगर रे आपतित होता है तो ये क्या कर देता है? इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देता है। अगर अवतल लेंस पे किरणें आपतित होता है तो उस केस में ये क्या करता है? एक लेंस इसमें आपतित हुआ तो ये इसको क्या करेगा? डाइवर्स कर देगा इस डायरेक्शन में। ये सेकंड कंडीशंस के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? सेकंड कंडीशंस के लिए होता है। थर्ड कंडीशंस में यहां पे लिख देता हूं। थर्ड कंडीशन जब N1 ग्रेटर होगा N2 से, ओहो इसी पे तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, N1 ग्रेटर देन N2 के लिए पूछा है। इस केस में क्या होगा बेटा? लेंस की जो प्रकृति है वो बदल जाएगा। अगर अवतल लेंस है और इस पे प्रकाश की किरणें समानांतर आपतित हुआ तो ये
इसकी प्रकृति को चेंज करेगी, ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये इस रे को फोकस की तरफ मोड़ देगा। किसकी तरफ मोड़ देगा? फोकस की तरफ मोड़ देगा। और अगर उत्तल लेंस हुआ तो उस केस में क्या करेगा, इसमें समानांतर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे इंसिडेंट होगा तो इसको क्या कर देगा बेटा, इसको इस डायरेक्शन में ये मोड़ देगा। मतलब इस स्थिति में जो आपका अवतल लेंस है वो उत्तल लेंस के जैसा काम करता है और उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा काम करता है। याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर करिए। इस थर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करिए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ए, बी, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फर्स्ट सही है आपका, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि ये अवतल लेंस के जैसा, सॉरी अवतल लेंस जो है वो उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा और किरणों को क्या कर देगा, मुख्य अक्ष के फोकस की तरफ मोड़ देगा। ओह सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलिए गर्दा उड़ाते हैं आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की गर्दा उड़ाते हैं आज। ओहो चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एनर्जी बहुत ज्यादा है भैया आज। चलिए आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन से चैप्टर से, ये क्वेश्चन है बेटा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, विद्युत धारा वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। कह रहे समान पदार्थ के दो ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L और 3L हैं, इनके प्रतिरोध का अनुपात होगा, इनके प्रतिरोध का अनुपात होगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है। एक का घनों की जो भुजा है वो L है और एक का है 3L है, मतलब उसकी 3 गुना है। तो इसके प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? समान पदार्थ है, समान पदार्थ होने का मतलब है दोनों की प्रतिरोधकता समान होंगी। क्या प्रतिरोधकता समान होंगी, लेकिन एक की लंबाई L दूसरे की लंबाई 3L है। तो इस अवस्था में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला तो सिंपल यूज करेंगे हम। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। देखिए R1 क्या आ जाएगा? घन है, यहाँ पे किसकी बात कर रही है? घन की बात कर रहा है। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है, एक फेस का जो क्षेत्रफल होता है, एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है भैया? भुजा का स्क्वायर होता है। ओहो बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। तो हमने कहा रो फर्स्ट घन की लंबाई L है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L का स्क्वायर। तो हमने कहा एक L से एक L को मारो गोली, तो ये रो बाई L बचेगा। हमने कहा सेकंड घन का जो क्षेत्रफल हो, सॉरी प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा रो। देखिए सेकंड घन की जो भुजा है वो कितना है भाई? 3L है। कितना है भाई? 3L। तो हमने कहा L को रिप्लेस कर दो 3L, और क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 3L का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने कहा रो 3L डिवाइडेड बाय 9L स्क्वायर, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये आपका जाएगा रो बाय 3L हो जाएगा, रो L बाय। तो रो बाय L को क्या लिख सकते हैं बेटा? R1 लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये R1 बाय 3 हो जाएगा। किसका अनुपात निकालना है? प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो R1 बाय R2 निकालेंगे। तो देखिए R3R2 इज इक्वल टू R1, तो R2 इसके डिवाइड में चला जाए तो 3 बाय R1 बाय R2। तो अनुपात क्या हो जाएगा? R1 अनुपात R2, तो ये 3 अनुपात 1 हो जाएगा, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमने यूज किया है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे क्योंकि उनको भी तो जरूरत है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। चलिए आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सेक्शन बी में देखिए पहला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज करेंगे किरचॉफ का। ये हमारा एक संधि है, ये क्या भैया? संधि है, और संधि में हम जो नियम लगाएंगे वो संधि का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गर्दा उड़ाते इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहे? दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए, धारा I का मान ज्ञात कीजिए। धारा I बताना है, यहाँ पे इस I का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इधर से कितनी एम्पियर का धारा आया? इधर 6 एम्पियर, इधर गया कितना? 10 एम्पियर, इधर से कितना धारा आया? 3 एम्पियर, और इधर गया कितना? 3 एम्पियर। तो हमने कहा संधि का नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। किरचॉफ चाचा ने क्या कहा? किरचॉफ चाचा ने ये कहा भैया देखो अगर किसी संधि पे बहुत सारी धाराएं आपस में आके मिल रही है, जुड़ रही है, तो इसका मतलब उस संधि पर उन समस्त धाराओं का योग क्या होगा? शून्य होगा। और संधि का नियम जो है वो
किस पे आधारित है, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका मतलब यहां पे इन समस्त धाराओं को जोड़ दो और जोड़ के क्या कर दो, जीरो कर दो। लेकिन 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 सुनिए, धारा संधि की तरफ अगर कोई भी धारा आ रही है तो उसको धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। ये साइन कन्वेंशन भी आपको यूज करना है। तो हमने कहा देखो संधि की तरफ धाराएं कौन कौन सी आ रही है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने कहा देखो संधि की तरफ जो धाराएं आ रही है वो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। तो हमने कहा इन तीनों, अच्छा ये आ रही जा रही है, एक बार देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें साइन नहीं दे रखा इसका, ठीक। तो मान लेते हैं ये संधि की तरफ आ रही है, मान लेते हैं। तो ये तीनों धाराएं जो है वो संधि की तरफ आ रही है, तो इनको प्लस में ले लेंगे, तो I + 6 + 3, ठीक। ये दोनों धाराएं संधि से दूर जा रही है, ये और ये। तो हमने कहा ये दोनों संधि से दूर जा रही है तो ये दोनों धाराएं ऋणात्मक होंगी। तो हमने कहा हम ये -3 ये -10 बराबर इन सबको जोड़ के कर दो 0। तो हमने कहा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 6 सॉरी 10 में से 6 घटाएंगे तो -4 बराबर 0। तो I बराबर कितना आएगा, 4 एम्पियर। तो इसका मतलब संधि की तरफ कितनी धारा आई, 4 एम्पियर। बस सिंपल, 1 नंबर का क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा दिया हमने, 1 नंबर के क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिया। ओहो बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है, लेंज का नियम बोलते हैं। लेंज का नियम क्या है, लिखिए। लेंज का नियम आपसे पूछा है, क्या कहता है लेंज। लेंज ने क्या कहा भैया, देखो कि जब किसी बंद परिपथ में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रेरित करेंगे, तो विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ में चुंबकीय प्रेरण की वजह से जो भी विद्युत वाहक बल या विद्युत धाराएं प्रेरित होंगी, तो प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। तो इसी को एक लाइन में आप लिख देंगे, सिंपल सी बात है। एक लाइन में क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। बस इतना लिखना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए इसका गौ पार्ट क्या कह रहा है, पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। पीएन संधि क्या होता है, देखो पीएन संधि में जो अवक्षय परत बनता है, जब पीएन संधि में हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मर्ज करते हैं, क्या होता है, देखो पीएन संधि में हम क्या करते हैं, एक टाइप में पेंटावैलेंट की इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं और एक साइड में हम क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट की इंप्योरिटीज। मतलब एक साइड में हम 5 संयोजकता वाले अशुद्धियों को मिलाते हैं और एक साइड में 3 संयोजकता वाले अशुद्धियों को मिलाते हैं। तो बीच में क्या बनता है बेटा, बीच में एक ऐसा रीजन बनता है जहां पे इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में क्या होते हैं, संयोजित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने की वजह से एक लेयर बनता है और इस लेयर में ये हो गया हमारा पी टाइप, ये हो गया हमारा एन टाइप, पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। तो इसके बीच में क्या होता है, इधर के कोटर नष्ट होते हैं और इधर के इलेक्ट्रॉन नष्ट होते हैं। तो इधर के इलेक्ट्रॉन नष्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या बनता है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और इस एंड पे क्या होता है बेटा, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे ये जो आपका एक लेयर बनता है, इस लेयर को ही, इस परत को ही हम क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस परत को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, यहाँ पे अवक्षय परत बोलते हैं। तो इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, 1 नंबर में इसके डेफिनेशंस आपको लिख देना है, परिभाषा लिख देना है कि जब पीएन संधि का निर्माण किया जाता है तो पी और एन संधि के बीच में क्या होता है, कोटर और इलेक्ट्रॉन का संयोजन होता है और उनके संयोजन की वजह से एन और पी के संधि पर एक अवक्षय परत का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये अवक्षय परत जो है एन और पी टाइप के अंदर जो भी आपके बहुसंख्यक आवेश भाग होते हैं उसको रोकता है। क्या करता है, आवेश वाहकों को, बहुसंख्यक आवेश वाहकों को ये रोकता है। ओह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए सर क्या बात कही आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल से छोटा सा है बट 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा है। क्या कह रहे, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में आपतन कोण ज्ञात कीजिए, माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण कितना है, 60 डिग्री है। क्या लगेगा भैया, गर्दा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है। स्नेल्स लॉ में पूछ लिया आपसे, किस पे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा भैया बोर्ड ने आपसे, पूछा स्नेल्स लॉ बताओ। स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, देखिए साइन आई आपका दे रखा है, आपतन कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री। आपतन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो साइन आई 60 डिग्री
ये आपका कौन सा नंबर है, ये घ नंबर है। ठीक है, छोटा सा सॉल्यूशन यही कर देते हैं हम। साइन r निकालना है और n आपका √3 दे रखा है। जो यहाँ पे अपवर्तनांक है वो कितना दे रखा है बेटा, √3 दे रखा है। तो साइन a अपॉन साइन r इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना, √3, और साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है बेटा √3/2 डिवाइडेड बाय साइन r इज इक्वल टू √3। हमने कहा इस √3 से √3 हो गया खल्लास, और ये जो साइन r है इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो हमने कहा साइन r का इधर गुणा कर देंगे, तो साइन r यहाँ पे ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, फिर आपको दिखेगा नहीं, आप कहोगे पता नहीं सर क्या लिख रहे हो आप, दिख भी नहीं रहा है हमको। चलिए तो देखिए यहाँ पे साइन r हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे ये इसका इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/2। अच्छा 1/2 साइन किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 का वैल्यू जो है वो 1/2 होता है। इसका मतलब r जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अगर आपतन कोण आपका 60 डिग्री है तो उस केस में अपवर्तन कोण जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल सा, सुंदर सा, प्यारा सा सॉल्यूशन है। स्नेल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, नोट करिए इस क्वेश्चन को। ठीक, सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, सारे एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने आपसे, क्या क्वेश्चंस पूछा है भैया आपसे, क्या क्वेश्चंस दे रखा। बहुत ही सिंपल सा, सुंदर सा, प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है कितना, B0 इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। B0 क्या दे रखा है भैया, ये 510 नैनो टेस्ला है। नैनो टेस्ला में कितना होता है, 10 की घात -9 टेस्ला होता है भाई। नैनो में क्या आता है, 9, n फॉर 9, n फॉर नैनो, याद रखिएगा। तो 10 की घात -9। चलिए कोई बात नहीं, आपसे पूछा तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है E0, आपको E0 फाइंड करना है, यहाँ पे E0 निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक, क्या संबंध होता है, देखिए संबंध तो बहुत सुंदर सा है इन दोनों के बीच में। ये संबंध प्रकाश की चाल से रिलेट करता है। देखिए E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, C होता है। ये आपका सूत्र है। देखिए सूत्र याद है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सूत्र याद नहीं है तो क्वेश्चन से नहीं कर सकते। सूत्र कहाँ से मिलेगा सारा, बेटा मैंने अपलोड किया है बच्चा पार्टी, जाके देखिए ना। वन शॉट जो है वो फॉर्मूलाज पे भी हमने अपलोड किया है, सारे फॉर्मूलेज बताए चैप्टर वाइज। जाइए PDF डाउनलोड कीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो बेटा। ठीक, E0 बाई B0 इज इक्वल टू C। तो हमने कहा E0 क्या हो जाएगा, तो हमने कहा E0 सिंपली C इंटू B0 के बराबर हो जाएगा। तो हमने कहा C कितना है, C तो होता है प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8, और B आपका है 510 × 10 की घात -9। देखिए गर्दा उड़ाते कैलकुलेशन का, क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक, देखिए 10 की घात 8, 10 की घात -9, एक बचेगा और एक यहाँ से एक 10 ये ले लीजिए, एक 0 यहाँ से लीजिए। इस 0 को यहाँ पे लेंगे तो 10 की घात 9, 10 की घात 9 कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 9, ये माइनस का 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, तो ये बचा 3 × 5 51, तो गुणा कर दीजिएगा 3, 5 × 15, तो 153 न्यूटन पर कूलम। 153 न्यूटन पर कूलम। बहुत ही सिंपल सा, सुंदर सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। जस्ट इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूला ही सब कुछ है बेटा, ये फॉर्मूला ही सब कुछ है। ठीक, फॉर्मूले के बिना जिंदगी अधूरी है फिजिक्स की, है ना। फॉर्मूले के बिना जिंदगी अधूरी है फिजिक्स की भैया। बिना फॉर्मूले के ना तो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं ना ही डेरिवेशंस हो सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करिए बेटा। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ फॉर्मूले को याद करिए, लिखिए, उसको याद करिए, रिवाइज करिए, हफ्ते में 2, 3, 4 बार याद करिए, दिन में 1 बार याद करिए, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करिए 10, 15, 20 मिनट निकाल के। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा था इसमें जो कि छोड़ दिया हमने। देखिए क्या कह रहे हैं, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है। मुख्य अंतर आपको बताना है, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर क्या है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है भैया, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई भी बच्चा पार्टी बता सकता है मुझको कमेंट सेक्शन में कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसका मुख्य अंतर आपको बताना है। बताइए जल्दी से बच्चा पार्टी, बताइए ना जल्दी से। देखिए बेसिक सा डिफरेंस मैं यहाँ पे बताता हूँ, अनुचुंबकीय क्या होता है और लौह चुंबकीय क्या होता है। बेसिक डिफरेंस एक ही बताना आपको,
अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्या होता है बेटा? जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, बस इतना सा लिख दीजिएगा कि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं या दुर्बल आकर्षण बल का अनुभव करता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ की बात बेटा, ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ये प्रबल रूप से क्या होते हैं भाई? आकर्षित होते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस लेके मुख्य अंतर पूछा ना, तो मुख्य अंतर यही है मुख्य अंतर कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं बेटा वो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ऊर्जा बैंड की आपको व्याख्या करना है। तो ठोसों में क्या होता है बेटा कि दो तरीके के एनर्जी बैंड होते हैं। जब हम ऊर्जा बैंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें दो तरीके के ऊर्जा बैंड होते हैं। ऊर्जा बैंड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक चालन बैंड होता है बेटा, और एक जो है वो होता है बैलेंस बैंड। बैलेंस को क्या बोलते हैं? एक कंडक्शन बैंड होता है, एक बैलेंस बैंड होता है। बैलेंस को संयोजी बैंड क्या बोलते हैं? इसको संयोजी बैंड। थोड़ी सी मेरी हिंदी वीक है, इंग्लिश में ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं मैं, ठीक है ना? चालन बैंड और होता है संयोजी बैंड। ठीक, तो ठोसों में दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक चालन बैंड होता है, एक संयोजी बैंड होता है। जो चालन बैंड होता है बेटा मोस्ट ऑफ केसेस में ये पूरी तरीके से खाली होता है या आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप से ये भरा होता है। ठीक है, या तो ये खाली होंगे पूरा या आंशिक रूप में क्या होते हैं? ये भरे होते हैं। और इन चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेटा वो इलेक्ट्रॉन ही जो है आपका क्या कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह करता है। जो चालन होता है, जो कंडक्शंस होता है, वो इस चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। लेकिन संयोजी बैंड ये जो है ये पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ये पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ये पूर्ण रूप से भरे होते हैं। और संयोजी बैंड से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? आपके चालन बैंड में चले जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? संयोजी बैंड में एक कोटर बनता है और चालन बैंड के अंदर क्या बनता है? एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपको जो है उस क्या कहते हैं सॉलिड के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर आपका धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो बैंड, ऊर्जा बैंड में आप चालन बैंड के बारे में लिखेंगे और संयोजी बैंड के बारे में लिखेंगे, एक एक लाइन लिख देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन के लिए दे दिया जाएगा। बस आपको इतना सा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उतना ही आपको लिखना है अपने शब्दों में, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। इससे आपने लिखने की और सोचने की और समझने की शक्ति आपकी बढ़ती है। इसलिए जो भी कोई भी टीचर से आप पढ़ते हो तो जो भी वो बोलते हैं तो उनको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश के बजाय रटने की कोशिश मत करिए। फिजिक्स बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। समझिएगा तो फिजिक्स बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको केवल समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। रटोगे तो फिजिक्स में कभी नंबर नहीं आएंगे, वही आएंगे 20, 25, 30, 35। लेकिन अगर आप समझोगे तो आपके 70 में से 66, 67, 68, 69 ये 70 भी आप ला सकते हैं। वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट ख पार्ट क्या है इस क्वेश्चन में? ख पार्ट आपसे पूछा 2 नंबर का क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो किया था, जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसके क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने? तो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला, पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि नाभिक का अधिकांश भाग खाली है
ओहो, बहुत बढ़िया। टॉमसन चचा कह रहे थे कि देखो एटम ना अंदर से सॉलिड है, वो ठोस है, बट जैसे ही रदरफोर्ड ने उस पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, फेंक के मारा, तो रदरफोर्ड ने उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष ये निकाला कि नाभिक का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है। मतलब इसका मतलब एटम अंदर से खाली है, जो परमाणु अंदर से जो है वो खाली है। ओहो सॉरी, नाभिक अंदर से खाली है। नाभिक की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, नहीं सॉरी, नाभिक नहीं, परमाणु। यहाँ पे नाभिक वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे परमाणु की बात करेंगे। अरे भैया काहे मिटा ही रहे हो, ये तो गजब ही चल रहा है। परमाणु, किसकी बात करेंगे? परमाणु। कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनावेश उसके केंद्र पर निहित है। केंद्र पर निहित है। और उन्होंने ये कहा कि जो केंद्र, जिस केंद्र पर परमाणु का धनावेश और जो द्रव्यमान है वो केंद्रित है या निहित है, उस बिंदु को उन्होंने बोल दिया कि जो बिंदु है, जो केंद्र है, वो नाभिक है। ठीक, केंद्र पर निहित है और उस केंद्र को क्या कहते हैं भैया? उस केंद्र को नाभिक कहते हैं। तो यहां से रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी भाई? इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने नाभिक की खोज कर दी कि हर एक परमाणु के केंद्र पर क्या है? नाभिक है। और उस नाभिक में जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश जो है वो क्या होता है? वो निहित होता है। ये रदरफोर्ड के मेनली जो दो निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने, ये मेनली दो निष्कर्ष की रदरफोर्ड ने ये देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स वो सीधे निकल जा रहे थे। तो सीधे निकलने का मतलब है कि परमाणु अंदर से खाली है, खोखला है। परमाणु की जिंदगी खोखली है अंदर से भैया। ठीक, लेकिन कुछ 2-4 अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने देखा कि वो 90 से ज्यादा डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। डिफ्लेक्शंस उन्होंने देखा, वो अपने पद से विक्षेपित हो रहे थे। तो उस विक्षेपण से उन्होंने क्या पता लगाया? उस विक्षेपण से उन्होंने पता लगाया कि परमाणु के केंद्र पर एक धनावेश है, क्योंकि धनावेश को रिपल्शन करता है, इसलिए वो अपने पद से क्या होते हैं? विचलित हो रहे थे। तो उस विचलन से उन्होंने पता लगाया भैया देखो परमाणु के अंदर क्या है? केंद्र में क्या है? धनावेश है। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब उसमें बम्बार्ड किया तो 8-10 हजार अल्फा पार्टिकल्स में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था वो सीधे गुजर जा रहा था, सीधे वापिस आ जा रहा था। जैसे उन्होंने इस नाभिक पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फेंका, वो अल्फा पार्टिकल सीधे गया और वापिस आ गया। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला उसके केंद्र में एक ऐसा पॉइंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड है, जो कठोर है, जो ठोस है। अल्फा पार्टिकल उसके पार नहीं जा पा रहा है। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि केंद्र जो होता है, जो नाभिक जो होता है, वो कठोर है, वो सॉलिड है और उसके अंदर उसका संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो निहित है। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने निष्कर्ष निकाले रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। तो इनके 2 निष्कर्ष में आप यही लिखेंगे रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला है। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए एक गर्दा वाला क्वेश्चन आ गया, गर्दा और आते हैं इस क्वेश्चन का। गर्दा उड़ाएंगे, क्या है भैया क्वेश्चन? क्या करें? यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो, तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? कह रहे एक प्रोटॉन है हमारे पास और एक न्यूट्रॉन है और दोनों की डी ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य है लगभग समान है, दोनों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है। तो आपसे पूछा है भैया बताओ किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है? न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा है या प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा है? ठीक, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की? तो आपको पता है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा इन दोनों में से भारी कौन होता है? प्रोटॉन भारी होता है या न्यूट्रॉन भारी होता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से कि प्रोटॉन भारी है या न्यूट्रॉन भारी है। कितने बच्चे फिजिक्स कुछ सीरियसली पढ़ रहे हैं,
पता चल जाएगा कमेंट से कि कितने बच्चे सही सही आंसर देते हैं, किन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है फिजिक्स के अंदर। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो सबसे ज्यादा भारी जो है बेटा वो न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, ये याद रखिए। कभी कभी ये हम बराबर बराबर यूज कर लेते हैं। देखिए प्रोटॉन का मास होता है कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है बेटा ये होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ज्यादा भारी नहीं होता बेटा, भारी होता है, आप लगभग लगभग बराबर भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए हम ये मान लेंगे कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है। क्या इतनी बातें समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे भैया? प्रश्न अनुसार डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या है भैया? समान है। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अगर समान है तो उस केस में लैम्डा पी बराबर लैम्डा एन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य और न्यूट्रॉन का तरंगदैर्घ्य क्या है बेटा? ये बराबर है, बराबर है। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, लैम्डा पी लैम्डा एन, लैम्डा पी। अच्छा, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण क्या होता है? डी ब्रॉगली, मोगली नहीं ब्रॉगली, ब्रॉगली, ओहो डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या होता है भैया? एच अपॉन पी। अच्छा, पी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो लिखा जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ एम के। क्या लिखा जाएगा? रूट ऑफ एम के लिखा जाएगा। ओहो चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। तो हमने कहा लैम्डा पी दैट इज एच अपॉन पी दैट इज रूट ऑफ एम पी के पी। पी का मतलब यहां पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास हो गया, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गया। लैम्डा एन दैट इज एच अपॉन रूट ऑफ 2m n इंटू के एन। हमने कहा एच ने एच को खलास कर दिया, एच ने एच को खलास कर दिया, काट डाला। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया यहाँ पे, रूट ऑफ 2mn के एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mp और ये जगह आपका kp। ओहो, हमने कहा स्क्वायर से स्क्वायर भी काट दो, खत्म कर दो, कैंसिल कर दो। इसे 2 से 2 को भी उड़ा दो, 2 से 2 को भी उड़ा दो भैया। क्या मिल गया? mn kn इज इक्वल टू mp kp। तो हमने कहा kn अपॉन kp दैट इज, ये kp उठ के इधर उड़ के आ जाएगा, ये इसके उड़ के इधर चला जाएगा, तो mp अपॉन mn, mp अपॉन mn। अच्छा भैया देखो यहां से अगर हम, चलो इसका ऐसे लिखो रिलेशन, इसको रेसिप्रोकल में लिखो, अभी 1 सेकंड में कर देता हूं। इसको रेसिप्रोकल में लिखो, ऐसे लिखो kp डिवाइडेड बाय kn बराबर, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये उठ के इसके डिवाइड में चला जाएगा, mn अपॉन mp। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए यहां से अगर हम mn अपॉन mp का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा भैया? ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये वाला जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्या जाएगा भैया? ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में ये आपका जाएगा कि kp जो है, kp इज ग्रेटर देन kn। इसका मतलब प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा। मतलब प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से ज्यादा है। यही पूछा आपसे कि तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो यहाँ पे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा है न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। अगर हम इन दोनों के केसेस में दूसरा कंडीशन हम ऐसे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर हम दोनों के द्रव्यमान को बराबर रखते हैं, दोनों के द्रव्यमान को क्या रखते हैं बेटा? बराबर रखते हैं। हम इन दोनों को लगभग अगर हम बराबर ले लेते हैं, mp इस लगभग बराबर है mn, तो उस केस में हम बोलेंगे कि दोनों की गतिज ऊर्जाएं बराबर है, दोनों की गतिज ऊर्जाएं बराबर। बट कॉन्सेप्चुअली जो है प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ओह सर बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था सर, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। ओहो चलिए ऐसी भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम उड़ाएंगे आप जब आप फिजिक्स में बहुत ही महारत बन जाएंगे। और कौन बनाएगा महारत आपको? आपके गोविंद सर बनाएंगे महारत आपको, कि आप फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 ले आएंगे, बस भरोसा रखिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बैटरी से 4
ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है? एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उस बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। वाह वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, वाह क्या क्वेश्चन पूछा है भैया। देखिए, एक बैटरी से 4 ओम के प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाते हैं, क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देते हैं। देखिए पहले केस में ये बैटरी है, इसके साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये 4 ओम है, इसकी विभवांतर मान लेते V है, ठीक, और ये इसका प्रतिरोध जो है वो R हो गया, ठीक है। तो इस परिपथ में धारा का मान कितना है फर्स्ट केस में? देखिए 2 कंडीशन में क्वेश्चन है आपका। केस फर्स्ट में धारा क्या हो जाएगा? धारा I हो जाएगा बेटा, यहाँ पे धारा I हो जाएगा आपका, देखिए V/R, टोटल प्रतिरोध की दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 4 प्लस स्मॉल r। I इज इक्वल टू V बाई क्या जाएगा? 4 प्लस R हो जाएगा पहले केस में। सेकेंड केस में सेम बैटरी को हमने किससे जोड़ा है भैया? एक 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा है, 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा है, ये 4 ओम का है, इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लेते कितना? वही R हो जाएगा। तो इस दूसरी अवस्था में केस सेकंड में ये कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है? तो हमने कहा सेकंड केस में धारा हो जाए, इसको ले लो I1, इसको ले लो I2, तो हमने सेकंड केस में धारा I2 हो जाएगा क्या भैया? V बाय टोटल प्रतिरोध 9 प्लस R, तो टोटल प्रतिरोध जो है 9 प्लस R। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब कह रहे हैं कि दोनों तारों में समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार H1 बराबर क्या है भैया? H2 होगा। दोनों तार में समान ऊष्मा उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन के अनुसार? भैया बताओ जल्दी से। हमने कहा H1 बराबर H2 है, दोनों की ऊष्माएं बराबर है, ऊष्मा का सूत्र लगा दो। यहाँ पे ऊष्मा का सूत्र होता है I² I1 का स्क्वायर R1 T बराबर I2 का स्क्वायर R2 T। तो हमने कहा T से T कैंसिल, गर्दा उड़ाओ उसका, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व करिए, है ना, इसको सॉल्व करिए। I1 कितना है? I1 है V अपॉन 4 प्लस R का स्क्वायर, R1 ये हो गया हमारा 4 ओम और R2 हमारा हो गया 9 ओम इंटू, अच्छा यहाँ पे ना स्पेस नहीं है, आ नहीं पाएगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ठीक, नीचे लिखते एक लाइन शायद आ जाए हमारे पास। देखिए तो ये V I1 हमारा हो जाएगा V अपॉन 4 प्लस R का स्क्वायर, R1 आपका है 4 और T से T तो गर्दा उड़ गया पहले ही। I2 कितना है? V अपॉन 9 प्लस R का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध कितना है? 9 है। हमने कहा ना V से V को भी उड़ा दो, गर्दा उड़ाओ भैया, इसका भी गर्दा उड़ा दो। तो हमने कहा देखो भैया यहाँ पे क्या बचा? ऊपर तो बचा आपका 4, नीचे आपका बचा 4 प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना बचा? 9 बटा 9 प्लस R का स्क्वायर। तो हमने कहा देखो इस पूरे पद को क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 2 बटा 4 प्लस R का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 बटा 9 प्लस R का होल स्क्वायर। हमने कहा स्क्वायर से स्क्वायर का गर्दा उड़ाओ, उड़ा दिया भैया, उड़ा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 की 2 से गुणा कर देंगे तो 2, 9 प्लस R बराबर 4 प्लस R की किससे गुणा कर देंगे बेटा? 3 से गुणा कर देंगे। 9 दूना 18 प्लस का 2R बराबर 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 प्लस का 3R, 12 को उठाइए इधर पटकिए, 2R को इधर पटकिए, तो 3R माइनस 2R, R बचेगा 12 में से 6 सॉरी 18 में से 12 घटेगा तो 6 बचेगा। तो हमने कहा यहाँ पे R कितना हो जाएगा आपका? 6 ओम हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 6 ओम।
इसका मतलब यहाँ पे जो बैटरी है उस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है भैया, 6 ओम है। कितना है भाई, 6 ओम। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद करिए इसके कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखिए, सॉल्यूशंस तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, जल्दी से। अब एक सेपरेट वीडियोस हम बनाने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को अप्रोच किया जाता है, न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आपको सॉल्व कर रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा जल्दी से, जितने बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल्स में एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स का गर्दा कैसे उड़ाना है, न्यूमेरिकल्स का गर्दा कैसे उड़ाना है, हम लोग उस पर वीडियो डिस्कस करेंगे, उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कितने बच्चों को कैलकुलेशंस करने में दिक्कत आती है, कैलकुलेशंस कितने बच्चों से नहीं हो पाती, कैलकुलेशंस बहुत बड़े हो जाते हैं सर, 10 15 20 मिनट तो कैलकुलेशंस करने में ही निकल जाता, आधा पेपर का टाइम तो कैलकुलेशन में ही चला जाता, हमसे कैलकुलेशंस ना हो पाता है। ऐसे बच्चे भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कैलकुलेशंस के भी ऐसे ऐसे ट्रिक्स लेके आऊंगा बेटा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, अब गर्दा उड़ा दोगे विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड 1 मिनट के अंदर तो पूरा न्यूमेरिकल्स निपटा दोगे आप। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर न्यूमेरिकल्स में वीडियो चाहिए तो लिखिए वी वांट्स दी वीडियोस ऑन न्यूमेरिकल्स, अगर कैलकुलेशन पे चाहिए तो लिखिए हमें कैलकुलेशंस पे वीडियोस चाहिए, कैलकुलेशंस की ट्रिक्स बताइए सर, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। कितने नंबर का क्वेश्चन भैया, 3 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है आवेश कैपिटल क्यू को स्मॉल आर तथा कैपिटल आर त्रिज्याओं के 2 सकेंद्रीय खोखले गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हो, उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे भैया। चलिए निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, कह रहे कि 2 सकेंद्रीय खोखले गोले हैं, 2 सकेंद्रीय खोखले गोले हैं तो हमें बनाना पड़ेगा भैया गोला, बिना गोले बनाए कैसे समझेंगे। तो हमने कहा देखो हमारे पास 2 गोला है, गोला आप किस गोले से आए हो भैया, आप किस गोले के प्राणी हो भैया, हम तो पृथ्वी से आए हैं, पृथ्वी के प्राणी हैं, है ना। अच्छा दूसरा गोला ये हो गया, छोटा सा बना लो, हम छोटे से गोले से है भाई, छोटे से गोले से आए हैं। कौन से गोले से आए हैं आप लोग भैया, अरे यार क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, फिल नहीं करना है, ठीक है। अरे क्या हो गया, हाँ देखो ये इसकी बीमारी है। देखो ये हमारे पास 2 गोला हो गया, एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है, ठीक। छोटे गोले की जो त्रिज्या है वो बड़े गोले की त्रिज्या से छोटा है, मतलब इसकी त्रिज्या है भाई r। और एक ब्लैक कलर चल रहा है क्या, हाँ देखिए इसकी त्रिज्या है r स्मॉल r और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। हमारे पास कैपिटल क्यू आवेश है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक को दिया हमने माइनस स्मॉल क्यू चार्ज, दूसरे को हमने दिया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज। अरे सिंपल सा ऐसे समझो ना भैया कि हमारे पास 10 कूलम चार्ज बचा था, हमने कहा भैया एक काम कर तू ले ले 3 कूलम, छोटे वाले से कहा, छोटे वाले से कहा भैया एक काम कर तू ले ले 3 कूलम, तो बड़े वाले को कितना बचा, बड़े वाले को कितना देना पड़ेगा भैया, बड़े गोले के लिए कितना बचेगा, बड़े गोले के लिए बचेगा 7 कूलम। कैसे निकाला सर, हमने कहा इस 10 कूलम में से इस 3 कूलम को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, तो आपका 7 कूलम। तो हमने कहा कि हमारे पास क्यू कूलम चार्ज है, तो हमने छोटे वाले से कहा भैया एक काम कर तू ले ले स्मॉल क्यू कूलम चार्ज। तो बड़े वाले के लिए कितना बचा, तो बड़े वाले के लिए बचा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इतना चार्ज बड़े गोले पर बचा है। तो हमने कहा दे दो इन बेचारों को इतना चार्ज दे दो, भूखे मर जाएंगे नहीं तो ये भूखे मर जाएंगे, इनको दे दो इतना, खा लेने दो इनको। तो हमने कहा इस छोटे गोले पे कितना आवेश आ गया भैया, इस छोटे गोले पे आवेश आ गया प्लस क्यू, है ना। तो इस बड़े गोले पर कितना आवेश बचा, हमने कहा इस बड़े गोले को कितना मिलेगा, इस बड़े से गोले को कितना आवेश दिया जाएगा, तो हमने कहा इस बड़े गोले को आवेश दिया जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन,
अच्छा ये तो हम सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्यूशन का पार्ट है ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हो। इस लाइन को पढ़िए भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। कह रहे दोनों गोलों पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है भैया। क्या पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व? तो पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो हमने कहा चलिए बहुत बढ़िया, देखिए अरे या ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे प्रश्न अनुसार, क्या लिखिए प्रश्न अनुसार, शॉर्ट में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, प्रश्न अनुसार होता है, इसका मतलब सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पृष्ठ आवेश घनत्व क्योंकि बराबर है तो हम लिखेंगे सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2। तो हमने कहा सिग्मा 1 क्या है, हमने कहा ये इस पृष्ठ पे जो आवेश है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 2 है। तो हमने कहा इसका क्या निकालो भैया, पृष्ठ आवेश घनत्व Q को A से डिवाइड कर दो। तो हमने Q डिवाइडेड बाय इस छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से बताइए भाई। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। हमने कहा इस बड़े गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय यह जब 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। हमने कहा 4 पाई से 4 पाई का गर्दा उड़ा दो और यहाँ पे आपका बचेगा कैपिटल Q माइनस, ऐसे लिख लेते हैं एक लाइन, चलिए पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ बचा Q बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय आर स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से जाए कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल q। ओहो सर, आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे कैपिटल Q बाय स्मॉल q माइनस स्मॉल q बाय स्मॉल q, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, 1 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। हमने कहा उठा के इसको इधर पटक दो, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, उसको उठा के इधर पटकोगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय स्मॉल q, कैपिटल Q बाय स्मॉल q। तो हमने कहा यहाँ से स्मॉल, इसका एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय स्मॉल q। तो हमने कहा यहाँ से स्मॉल q का वैल्यू कितना होगा, तो हमने कहा स्मॉल q का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैपिटल Q इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर। ये छोटे से गोले पर आवेश आ गया, ये छोटे गोले का आवेश है भैया, छोटे गोले का आवेश है। तो ये छोटे गोले का आवेश हो गया इतना। तो हमने कहा बड़े गोले पर आवेश कितना है, बड़े गोले पर आवेश कितना होगा, तो बड़े गोले पर आवेश हो जाएगा, बड़े गोले पर आवेश, तो हमने कहा बड़े गोले पर जो आवेश है वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है। तो हमने कहा कैपिटल Q में से स्मॉल q को माइनस कर दीजिए, तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो कैपिटल Q आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमने स्मॉल q का वैल्यू रख दिया। देखिए यहां से भैया, इस पॉइंट से देखिए यहां से, ये स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, यहां से वैल्यू रख दिया हमने। तो ये बड़े गोले पर आवेश आ जाएगा, गर्दा उड़ा रहे क्वेश्चन का। कैपिटल Q कॉमन आ जाएगा यहां से, हमने कहा कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमने कहा देखो अब इसका एलसीएम ले लो, आप क्या करो भाई, इसका एलसीएम ले लो। ओहो, क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल Q, देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका कैपिटल Q आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये बड़े गोले पर आवेश हो गए, इसको नाम दे देता हूं हम Q2। क्या नाम देते हैं इसको, Q2 दे देते हैं। चलिए ये तो आ गया हमारा आवेश। क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि इनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करना है, मतलब इस बिंदु पर आपको विभव निकालना है, इस बिंदु O पर विभव निकालना है।
तो इस छोटे गोले के कारण विभव बनेगा, इस बड़े गोले का भी विभव बनेगा इस केंद्र पर। कुल कितना विभव होगा, तो कुल विभव निकालने के लिए क्या कर देंगे, दोनों विभवों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि इस प्लस इस छोटे से गोले के कारण भी विभव बनेगा उसके केंद्र पर, और इस बड़े गोले के कारण भी। सूत्र क्या होता है, विभव का सूत्र जो है KQ बाय आर। क्या होगा भाई, KQ बाय आर। आर क्या यहाँ पे त्रिज्या है, आर क्या भैया, त्रिज्या है। तो हमने कहा यहाँ पे विभव कितना बनेगा, विभव कितना होगा, तो दोनों गोलों के कारण विभव, दोनों गोलों के कारण विभव O पर, मतलब केंद्र पर कितना, तो हमने कहा विभव बनेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। दोनों के विभव को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमने कहा छोटे विभव गोले के कारण कितना विभव बनेगा, तो ये बनेगा KQ बाय आर, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या है कैप स्मॉल आर। हमने कहा बड़े गोले की वजह से कितना विभव बनेगा, तो बड़े गोले का विभव हमने सॉरी आवेश हमने लिया कितना Q2, तो हमने कहा Q2 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं हम, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, सॉरी KQ2 बाय कैपिटल R, KQ2 बाय कैपिटल R। हमने कहा K तो कॉमन है, ले लो बाहर, उठाओ इसको, खींचो बाहर। हमने कहा स्मॉल q का वैल्यू कितना है, रखिए जरा स्मॉल q। अरे कहाँ चले गए भाई, कहाँ चले गए। हमने कहा देखो स्मॉल q का वैल्यू क्या है, स्मॉल q यहाँ पे है कैपिटल Q आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। हमने कहा रख दो इसका मान इसमें उठा के, पटको यहाँ पे, तो यहाँ पे पटको, तो कैपिटल Q स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर सॉरी डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये डिवाइडेड में ये आर स्क्वायर आ जाएगा इनटू में, प्लस K तो बाहर आएगा Q2 का मान यहाँ से उठाओ, पटको यहाँ से, Q आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा Q आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डिवाइडेड में R है, ये आपका R आ जाएगा। हमने उठा पटका और मारा आवेश को दे धनाधन फॉर्मूले में, दे धनाधन मार दिया फॉर्मूले में। ओहो बहुत बढ़िया। चलो देखो कॉमन क्या आ रहा है, निकालो, खींचो बाहर, Q दोनों में है, बाहर खींचो इसको, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर को खींचो बाहर। तो हमने कहा यहाँ से एक आर से आर कैंसिल हो तो आर बचेगा, यहाँ से कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल आर बचेगा। तो हमने कहा फॉर्मूला क्या होगा विभव का, तो ये जो के क्यू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा ये इसका आंसर आ गया कि उसके उभयनिष्ठ केंद्र पर जो विभव होगा तो विभव हो जाएगा V इज इक्वल टू के कैपिटल Q कैपिटल R प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, बोल्ड, क्योंकि विभव है, मात्रक क्या होगा इसका, इसका मात्रक हो जाएगा बोल्ड। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। दम था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दम था, मतलब इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम भी लगेगा, कंसेप्ट भी लगेगा और दिमाग भी लगेगा इस क्वेश्चन। प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी से मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इन तरंगों के दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आपको परिभाषा देना है। किसकी परिभाषा देना है भैया, विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा लिखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा क्या है, किस तरीके से हमने इसको परिभाषित किया है, इसकी परिभाषा बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बेटा, जिन बच्चों को पता है इसकी। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने किया था भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो खोज है ये सबसे पहले प्रिडिक्ट जो है वो मैक्सवेल ने किया था, और इसको बाद में एक्सपेरिमेंटली जो है वो हर्ट्ज ने बताया था। बाद में एक्सपेरिमेंटली किसने बताया था बेटा, हर्ट्ज ने बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे जो किसी माध्यम में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन की वजह से संचरित होता है, या ऐसे लिख सकते हैं माध्यम में, सिंपल शब्दों में लिख देता हूं भाई, सिंपल शब्दों में लिखिए,
किसी माध्यम में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में दोलन की वजह से जो तरंगे माध्यम में संचरित होता है, इसे लिख दो, जो तरंगे संचरित होता है, उस तरंगों को या उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय, किसी माध्यम में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो दोलन होता है, इन दोलनों की वजह से जो भी तरंगे उसमें संचरित होता है। अच्छा, ये ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ही बेकार सा कंसेप्ट। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया, इसकी परिभाषा हो गया। क्या हो गया, एक बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक। ये इसके डेफिनेशन लिखिएगा कि किसी भी माध्यम में विद्युत और चुंबकीय तरंगों के दोलन की वजह से जो भी तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। कैसे बनता है इसका डायग्राम भी बना दीजिएगा भाई। देखिए इसका डायग्राम सर ऊपर ही बना देते हैं हम, यहाँ पे छोटा सा करके बढ़िया सा करके ऊपर ही बना देते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये हो गया हमारा जेड अक्ष, ठीक। इन अक्षों में, ठीक, विद्युत क्षेत्र इस तरीके से आपका परिवर्तित होगा। ये विद्युत क्षेत्र हो गए भाई, ये विद्युत क्षेत्र का दोलन है। किसका दोलन है भैया, ये विद्युत क्षेत्र का दोलन है, ये विद्युत क्षेत्र का दोलन है। ओहो बहुत सुंदर भैया, गजब, ठीक। ये विद्युत क्षेत्र का दोलन है वाई अक्ष पे। किस अक्ष पर भैया, वाई अक्ष पर। तो हमने कहा इसके जेड अक्ष पर क्या होगा, जेड अक्ष पर आपका एक जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस तरीके से दोलित करेगा। ये इसका दोलन कहां पर होगा, इसका दोलन जो है वो जेड अक्ष पर होगा। तो जेड अक्ष पर किसका दोलन है भैया, चुंबकीय क्षेत्र का दोलन है। और इस तरीके से जो आपकी तरंगे हैं वो किसकी दिशा में संचरित हो रहा है, वो एक्स की दिशा में संचरित हो रहा है। ये आपका बी हो गया, ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ई, ये होगा ई, ये हो गया ई, और ये हो गया हमारा ई। बस इतना लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। डायग्राम बना दीजिएगा और यहाँ पे इसके डेफिनेशंस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट करें, इन तरंगों के दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। दो अभिलक्षणों की आपको यहाँ पे क्या करना भाई, व्याख्या करना है। अभिलक्षण मतलब यहाँ पे गुणधर्म लिखना है, दो गुणधर्म लिखना, सिंपल सा दो गुणधर्म लिखेंगे। कितने गुणधर्म लिखेंगे भैया, दो लिखेंगे, दो से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक। बट मैं ज्यादा लिख दे रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक। पहला गुणधर्म देखिए क्या है गुणधर्म पहला, यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रकृति है अनुप्रस्थ तरंगों की है। दूसरा, यह बिना माध्यम के भी संचरित हो सकता है, या इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी माध्यम में, सॉरी निर्वात में, यह निर्वात में प्रकाश की चाल से चलता है, प्रकाश की चाल C से, C इज इक्वल टू द 1/√μ0ε0 से चलती है, ठीक है। किसी माध्यम में इनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है बेटा C के इक्वल होता है। आप ये भी इसके गुणधर्म में लिख सकते हैं कि E और B0 का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, वो C के बराबर होता है। ये चार गुणधर्म 4 हमने
प्रॉपर्टीज लिख दिया है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है कि जब ये किसी सतह पर आपतित होता है उस सतह पर एक दाब आरोपित करता है, ठीक, ये अपने साथ क्या करता है, ऊर्जा को कैरी करता है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ये अपने साथ क्या करता है, ये एनर्जी को लेके जाता है, ये एनर्जी का क्या करता है, वाहन करता है, संचरण करता है। कितना एनर्जी होता है, तो इसकी जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर रूप से क्या होता है, बंटता है। और इसका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है UE, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र में होता है UB इज इक्वल टू 1/2 B नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है, ये भी हम इसके गुणधर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सारे गुणधर्म हो गए किसके, विद्युत चुंबकीय तरंगों के। इसमें भी हम आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, क्योंकि आए दिन वीक में, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अपलोड हो रहे हैं। चैप्टर्स के 1 शॉट अपलोड्स हो रहे हैं, ठीक ना। जैसे 1 शॉट का सीरीज खत्म हो जाएगा बेटा, हम शॉर्ट रिवीजन लेके आएंगे चैप्टर में, हर एक चैप्टर की शॉर्ट रिवीजन, जिसमें हम 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे, या 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले। शॉर्ट रिवीजन के भी वीडियोस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को प्यार दीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिया करिएगा, वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, वीडियो को ऑनलाइन देखा करिए बेटा, ठीक है। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्यार दीजिए, वीडियोस को प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। वीडियो के बारे में अपना एक व्यू कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट के तौर पर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच। नेक्स्ट वीडियो में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।